में एक सर्च इंजन होता था अल्टा विस्टा के Yes, नाम से। Alta Vista। मेरे जहन में भी शुरू से ये तो था कि यार कभी अल्लाह ने मौका दिया तो बनाऊंगा प्रोडक्ट ही, क्या बनाऊंगा ये नहीं सोचा था कभी। अच्छा, ये बताएं कि आबाद में आपने अप्रोच किया होगा, डिफरेंट बिल्डर्स के साथ आप काम कर रहे हैं, तो एज अ एसोसिएशन आबाद की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिली? शायद उसमें बहुत सारे मुल्की हालात का भी वजह हो कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, कि जी उसको ये नज़र आता है कि यार ये एक और एक्सपेंस है मेरा। अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट के अंदर बहुत से मसाइल हम हमेशा सुनते रहते हैं कि यहाँ पर ये ठीक नहीं है, यहाँ पर वो ठीक नहीं है, टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, यहाँ पे लोगों के पास डेटा की मेंटेन नहीं हो पा रहा। और जो सेठ है वो बहुत परेशान है। जो बिल्ड वो सेठ किसी भी सूरत में हो सकता है, वो बिल्डर हो सकता है, डेवलपर हो सकता है, वो एक बड़ी रियल एस्टेट एजेंसी हो सकती है। मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उन मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशां हैं। आज के जो पॉडकास्ट में जो गुफ्तगू होने वाली है वो बहुत कारआमद गुफ्तगू है। आपका ताल्लुक अगर रियल एस्टेट के साथ है तो ये आपके लिए देखनी बहुत ज़रूरी है। इससे आखिर तक जुड़े रहिएगा इन तमाम मालूमात के साथ। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं मोहम्मद मुबशिर साहब। मुबशिर साहब ने आज से बहुत पहले स्टार्टिंग में जब पाकिस्तान के अंदर आईटी का नया नया दौर शुरू हुआ था, उस वक्त उन्होंने बीएस कंप्यूटर साइंसेज में किया। देन उसके बाद उन्होंने रेड हैट की सर्टिफिकेशन की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, और उसके बाद वो आ गए अपने आईटी के बिज़नेस के अंदर और उन्होंने एक कंपनी इस्टेब्लिश की टेकीबिट्स के नाम से। ये जो टेकीबिट्स कंपनी है ये डेवलपर्स को और जो बिल्डर्स होते हैं उनको सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, सीआरएम प्रोवाइड करती, ईआरपी प्रोवाइड करती है। हम ईआरपी और सीआरएम का डिफरेंस भी इनसे समझेंगे। ये प्रोवाइड करती हैं जिसके अंदर उनके तमाम क्लाइंट्स का डेटा, प्रोक्योरमेंट के तमाम चीज़ें, मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें, जिसमें आप ट्रेंड्स देख सकते हैं। आप अपने तमाम बिज़नेस के प्रॉफिट एंड लॉस को एक बिल्डर जो है वो कैलकुलेट कर सकता है। और चूँकि इनका जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंसिस के साथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक ऐसा बंदा जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आया हुआ है, अकाउंट्स की उसको पूरी नॉलेज है, वहाँ से वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया उसने आईटी की तरफ, और फिर आईटी के अंदर उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए वो सब आपके सामने इस गुफ्तगू के दौरान आएंगे। गुफ्तगू को देखिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियो में। आपसे आज ज्ञान लेंगे रियल एस्टेट के ऊपर, जो आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं उसके बारे में। लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपने ये जो अपना ज़िंदगी का सफ़र है ये कहाँ से स्टार्ट किया? आप कराची आईटी हैं? जी कराची आए। अच्छा, माशाल्लाह। तो एजुकेशन कहाँ से आपने ली? सबसे पहले तो स्कूलिंग, देन हमारे पास जिस तरह से एक तरीक़ाकार है कॉलेज के बाद मैंने एसएसआई यूनिवर्सिटी से 2003 में जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया था। अच्छा, 2003 में कंप्यूटर साइंसेस के जी अंदर। कंप्यूटर साइंस में। ज़बरदस्त। तो वहाँ से फिर कंप्लीट करने के बाद नॉर्मली जिस तरह से सब लोग जॉब की तरफ जाते हैं, हमने भी वही पैटर्न अप्लाई की, मतलब फॉलो किया। पहले जॉब के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ ऐसी कंपनीज़ में काम करने का इत्तेफाक रहा और बाज़ ऐसे अच्छे उस्ताद मिले जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। यानी कि मेरी जो फ़र्स्ट कंपनी थी, यानी कि जब मैंने यूनिवर्सिटी कंप्लीट की अपनी ग्रेजुएशन, तो उसके बाद जो मेरा फ़र्स्ट जो कंपनी थी जहाँ मैंने काम किया वो थी इन्फिनिलॉजिक। ओके। तो उस ज़माने में इन्फिनिलॉजिक लाइक इस तरह थी कि लोगों के लिए एक रोल मॉडल था, या लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती थी कि यार इस कंपनी में अगर जॉब हो गई ना तो लाइफ लाइफ सेट सेट है। हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक लोगों का बड़ी ख्वाहिश होती थी, तो अल्लाह ताला ने मौका दिया। वहाँ पहली जॉब ही मेरी वहीं थी। वहाँ पर हमें एक बड़े अच्छे उस्ताद मिले, समनानुर रहमान साहब। तो उनके अंडर में तकरीबन 3.5 साल काम किया। उसके बाद फिर एक और बहुत बड़ा एक वेंचर था जिसने पाकिस्तान में वन ऑफ द बिगेस्ट यू कैन से कि जी आईटी बिजनेस डेवलप किया, ट्रेड की। ओके, यस, बहुत मशहूर बहुत नाम बड़ा है। नाम, बिल्कुल। तो ट्रेड की में कम बेश 3.5-4 साल का अरसा वहाँ गुजारा। उसके बाद एक और मीडिया इंडस्ट्री के अंदर कुछ अरसा काम किया। 2015 तक मैंने जॉब की, और 2015 में मैंने जॉब क्विट करने के बाद फिर सोचा कि जी अब आगे क्या करना है। तो उस वक्त कोई स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई ये नहीं था कि मैं अपना बिजनेस रन करूँगा या कुछ और करूँगा। बट वहाँ से समझें कि 2015 ऑनवर्ड्स जर्नी स्टार्ट हुई अपने काम को लेके। शुरू में फ्रीलांसिंग की, जैसे सब लोग नॉर्मली जॉब छोड़ने के बाद करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ दोस्त जुड़ते गए साथ में, तो वो लोग आते गए, फिर हमने एक बाकायदा कारवां बनता गया और सफ़र शुरू कारवां हो गया। बनता गया। अच्छा, ये बताएं मुबशिर भाई कि 2003 से लेके 2015 तक का जो आपका जर्नी है जिसमें आप जॉब इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं,
उस टाइम पे आप समझते हैं कि बहुत दुनिया में रैपिड एक ग्रोथ हो रही थी आईटी इंडस्ट्री को लेके, बड़े बड़े टेक जायंट सामने आ रहे थे, गूगल आपके सामने ही बन रहा होगा, यूट्यूब की पे काम हो रहा था, फेसबुक सामने आ रहा था। तो उस वक्त जो आप लोग जब निकले यूनिवर्सिटी से, तो क्या आप लोगों के क्या उस वक्त ड्रीम्स थे इन कंपनीज को देख के, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स आपके सामने बन रहे थे, क्योंकि इंडस्ट्री बिल्कुल एक रेवोल्यूशनाइज हो रही थी आपके सामने? अच्छा, मैं सच्ची बात बताऊं तो जिस वक्त हम अपनी तालीमी दौर में थे उस वक्त तो ये कोई भी नाम इनमें से नहीं था, इनफैक्ट गूगल भी मौजूद नहीं था। तो हमें भी अगर कोई चीज़ सीखनी होती थी या याहू तो था आई थिंक। याहू भी बाद में आया। अच्छा। एक उस ज़माने में एक सर्च इंजन होता था अल्टा विस्टा के नाम से, अल्टा विस्टा। तो उस पे भी बड़ी बहुत लिमिटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती थी। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं था सवाए बुक्स के, और वो बुक्स भी इतनी नायाब होती थी, नापैद होती थी, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली उस वक्त इतना ज़्यादा आईटी की तरफ लोगों का रुझान था नहीं। तो हमें या तो बुक्स से मदद लेनी पड़ती थी या हमारे जो सीनियर्स थे उनके पीछे भागना पड़ता था। तो वहाँ पर जब हमने ये सारी चीज़ें सीखने के बाद जब हम अपने प्रोफेशनल कैरियर में आए तो वहाँ पर भी ये चैलेंजेस थे, लेकिन उस वक्त इतनी अकल नहीं थी कि जी अच्छा ये गूगल बना। हाँ, लेकिन उस वक्त हम आइडियलाइज ज़रूर करते थे। वो हमारे उस वक्त एक बड़ा मशहूर जुमला था, गूगल अब्बू कहते थे हम, कि जी गूगल जो है वो क्योंकि एक रोल मॉडल के तौर पे मौजूद था ना, क्योंकि गूगल जो रिसर्च करके या जो चीज़ प्रोडक्ट अपनी मार्केट में लाता था वो बड़ी टॉप नॉच किस्म की होती थी, और उसके अंदर वो उसकी जो R&D होती थी उससे हम बड़ा कुछ सीखते थे। और इवन ट्रेड की के अंदर भी जब मैं काम कर रहा था तो वहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था ट्रेड की का, और जो उनके पास जो ट्रांजैक्शंस थी या जो प्रोडक्ट्स की जो रेंज थी, वो उस ज़माने में पाकिस्तान में मतलब ये वाहिद एक कंपनी जिसके पास इतना बड़ा डेटा सेट था। तो उस पे काम करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया, बहुत कुछ सीखा, ख़ास तौर पे डेटाबेस एंड पे जो टेक्निकली हम काम कर रहे होते हैं, तो डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, वेब मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। और एक बड़े डेटा सेट के ऊपर सीखने का फ़ायदा ये हुआ कि वो आगे कैरियर में बहुत काम आया। उस वक़्त जब हम ये सारे काम कर रहे होते थे तो उस वक़्त ये जो बिग जायंट्स थे तो इनको हम एज़ अ रोल मॉडल देखते थे कि जी वो कलर कौन से यूज़ कर रहा है, वो फ़ॉन्ट कौन से यूज़ कर रहा है, वो उसने अगर ये आइकन लगाया तो इस आइकन के पीछे क्या स्टोरी है। तो उनसे इंस्पिरेशन ज़रूर लेते थे, लेकिन होता ये था कि क्योंकि एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट था तो हम वहाँ पर उस वक़्त एक मिड लेवल रिसोर्स के तौर पे काम कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें ख्वाहिश होती थी कि यार हम इसको इस तरह से करें, वो शायद हायर मैनेजमेंट की वजह से हम वो उस तरह कर नहीं पाते थे एग्जीक्यूशन। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो भी जाती थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी होती थी, लेकिन हमारे लिए जो उस वक्त एक रोल मॉडल के तौर पे जो चीज़ मौजूद थी वो हमने हमेशा गूगल को ही देखा अपने कोई सामने। ऐसा आइडिया जो आपने सोचा हो, लाइक हमें पता है कि मार्क जुकरबर्ग कहता है कि मैंने 13 इयर्स की एज में फेसबुक पे काम शुरू कर दिया, कोई बात करता है, तो ये जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल जो बन जाते हैं एंटरप्रेन्योर्स, वो बाद में ये कहते हैं कि भाई हमें तो ये आइडिया बचपन से आ रहे थे, हमें मालूम था इसके बारे में। सो आप समझते हैं अब आके कि उस टाइम पे कोई ऐसा आइडिया जो आप समझते हैं कि यार मुझे अब एग्जीक्यूट हो रहा है ये, जबकि मैंने उस वक्त सोचा था, हमारी टीम सोच रही थी, हम लोग प्लान कर रहे थे कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर लेते? हाँ, अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा तफसील तलब जवाब है। पहली चीज़ तो ये कि हमारी जो पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री ज़्यादातर जो काम करती है वो जो टिपिकल एक सॉफ्टवेयर हाउस है, हम लोग चलते हैं सर्विसेज के ऊपर। मोस्टली जितने भी यहाँ पे आईटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सर्विसेज एंड पे काम करी हुई। सर्विसेज से मुराद मेरी ये है कि जी यूएस से, यूके से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं यहाँ से प्रोजेक्ट्स आते हैं, यहाँ पर टीम्स मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, और उसके ऊपर वो एग्जीक्यूशन करते हैं और डिलीवर करते हैं और काम ख़त्म हो जाता है। प्रोडक्ट की तरफ पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग नहीं आना चाहते या आते नहीं हैं। उसकी दो बुनियादी वजह हैं। एक तो प्रोडक्ट पेशेंस तलब काम है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, पेशेंस चाहिए, साथ साथ आपको पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें। तो इस वजह से यहाँ पर क्योंकि वो सर्विसेज कंपैरेटिवली प्रोडक्ट के एक ईजी मनी, और प्रोडक्ट में भी ये है कि जी आप पेशेंस के साथ, टाइम के साथ, एफर्ट के साथ, R&D इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आपको ये रियलाइज़ नहीं होता कि आया ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। दोनों आपके पास होते हैं जी, बिल्कुल ऐसे, या तो डूब जाएंगे या आप आगे निकल जाएंगे। तो इस वजह से बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट साइड पे आते नहीं हैं। अच्छा, मैं थ्रू आउट जो मेरा जो कैरियर रहा इन्फिनिलॉजिक से, देन ट्रेड किया, और उसके बाद जिसमें मीडिया इंडस्ट्री में मैंने काम किया वो प्रोडक्ट बेस्ड थे। ट्रेड की भी एक प्रोडक्ट थी, उससे पहले इन्फिनी भी एक प्रोडक्ट थी, उसके बाद जो मैंने काम किया वो भी एक प्रोडक्ट थी। तो मेरा थ्रू आउट जो टेन्योर रहा इस आईटी इंडस्ट्री में वो प्रोडक्ट बेस्ड ज़्यादा रहा। मैंने सर्विसेज साइड पे काम बहुत ज़्यादा नहीं किया,
बहुत थोड़ा सा काम किया। तो मेरे जहन में भी शुरू से ये तो था कि यार कभी अल्लाह ने मौका दिया तो बनाऊंगा प्रोडक्ट ही, क्या बनाऊंगा ये नहीं सोचा था कभी। ठीक है। बट प्रोडक्ट का यकीनन था कि जी मैं अपनी कोई प्रोडक्ट बनाऊं जिसको हम इवेंचुअली आगे लेके सर्व करें। तो फिर लेटर ऑन फिर अल्लाह ताला ने वो मौका भी दिया और अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीक्यूट भी किया। आहिस्ता आहिस्ता। बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये जो प्रोडक्ट बेस्ड काम है ये बहुत पेशेंस मांगते हैं और पे फेलियर के चांसेस भी, मतलब कहते हैं कि गूगल ने शायद कोई गूगल ग्रेवयार्ड बनाया हुआ है जहाँ पे वो ऐसे अपने फेलियर प्रोजेक्ट्स जो है वहाँ पे दफन कर देता है। वो 700-800 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं गूगल के जो फेल भी हुए हैं, लोगों को शायद नहीं मालूम उसके बारे में। तो इसके बाद बशर भाई फिर आपने क्या 2015 में आपने जॉब को लात मारी और आपने प्लान ये किया कि भाई अब अपना काम करना है। हाँ कुछ अच्छा, जल्दी ये कोई प्लानिंग से डिसीजन होता है जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ आने का, या वन फाइन मॉर्निंग आप कहते हैं यार बस बहुत हो गई? नहीं ऐसा नहीं था। 2015 में जब मैंने लास्ट जॉब क्विट की तो एक तरह से कह लें प्लान्ड ही था वो कि मैं बस अब जॉब करूँगा नहीं। और जिस इदारे में मैं जॉब कर रहा था उसका नाम मुनासिब नहीं रहेगा यहाँ लेना, तो उसमें फिर ये था कि मैं वहाँ पर तकरीबन जो 3-3.5 साल का अरसा मैंने गुजारा, ठीक है। वो जहाँ मैंने टेक्निकली तो बहुत ज़्यादा नहीं सीखा, लेकिन वहाँ पर मैंने एक अच्छी चीज़ जो सीखी वो पीपल मैनेजमेंट सीखी। लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है, लोगों के साथ किस तरह से डील करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक अच्छी पोजीशन पे था। वहाँ पर लोगों के साथ मैनेजमेंट स्किल्स सीखी कि जी लोगों को किस तरह से डीमोटिवेटेड बंदे से काम कैसे लेना है और जो मोटिवेटेड है उसको मज़ीद किस तरह से बूस्ट देना है। तो वहाँ पर ये चीज़ सीखी। बट वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली लास्ट जो मेरा कुछ टेन्योर गुजरा उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में वो ऐसा था कि बस वो मेरे लिए आहिस्ता आहिस्ता रास्ते बंद होते जा रहे थे और मैं डिसाइड कर चुका था कि जी अब मैंने जॉब यहाँ से क्विट ही करनी है। मेरे पास सेकंड ऑप्शन था भी नहीं। हाँ उसको मैंने प्लान थोड़ा सा कर लिया था कि जी अच्छा मैंने क्विट करना है तो उसके बाद करना क्या है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी प्लान कर चुका था कि जी, और उस इदारे से निकलने के बाद मुझे पर्सनली ये फील होता था क्योंकि मैंने वहाँ 3-3.5 साल में कोई ख़ास काम किया भी नहीं टेक्निकली, तो मुझे ये लगता था कि मैं अब किसी इदारे के काबिल रहा भी नहीं। अच्छा। वजह उसकी है कि वहाँ थोड़ी सी अगर मैं कहूँ कि एक डर्टी पॉलिटिक्स भी चलती थी, तो और कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में नॉर्मली होती है, आई एम श्योर आपको अंदाज़ा है। तो वहाँ पर वजह तो ये थी कि जी हम ज़्यादातर पॉलिटिक्स ही खेलते थे तो काम ज़रा कम होता था। तो मुझे ये फील होता था कि जी अब यहाँ से निकलने के बाद क्योंकि काम करना पड़ेगा और मैं पॉलिटिक्स करूँगा, तो इसलिए मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी इदारे के काबिल रहा नहीं, तो लिहाजा अपना ही काम बेहतर होगा। और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम शुरू किया। शुरू में थोड़ा सा मुझे भी अपने आप को टफ़ टाइम देना पड़ा क्योंकि वो जो आदत लग चुकी थी काम ना करने की, तो वापस आपको अपने पेस पे आने में यकीनन टाइम लगता है। टाइम लगा, थोड़ा सा टाइम लगा, देन अगेन मैंने अपने पेस को ओके। सो 15 के बाद आपने अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं आप, और आपने कराची से स्टार्ट किया? कराची से स्टार्ट। ओके। और सेम आईटी फील्ड के अंदर, तो अब पहले प्रोडक्ट आपने क्या डिज़ाइन करना शुरू किया अपने लिए? बेसिकली मैंने आपको बताया सर्विसेज से स्टार्ट किया था। तो हम मेरे दो दोस्तों के साथ हमने मिलके एक कंपनी फॉर्म की और उसके बाद जो है उनके साथ काम करना शुरू किया। तो प्रोजेक्ट सर्विसेज बेस्ड ही थे। कुछ मेरे पास जो पहला जो प्रोजेक्ट था वो यूएस बेस्ड था। वो भी अगेन इत्तेफाक ऐसा है कि वो रियल एस्टेट से रिलेटेड था। जो पहला प्रोजेक्ट था वो एक टिपिकल सीआरएम था जिस पे मैंने काम किया उस वक्त। तो वहाँ से भी रियल एस्टेट के कुछ आइडियाज़ आए। ऑल्दो उसका स्कोप बहुत लिमिटेड था, लेकिन था वो रियल एस्टेट से रिलेटेड, यूएस बेस्ड था, कैलिफोर्निया स्टेट के लिए। तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। और फिर उसके बाद भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो बताएंगे कि इसमें क्या किस किस्म का प्रोजेक्ट था ये आपका फर्स्ट, क्योंकि रियल एस्टेट है तो हम चूँकि इससे थोड़ा सा रियल उसमें बेसिकली मार्केटिंग थी। रियल एस्टेट मार्केटिंग का टूल था जिसमें वो अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। उसमें हमारे ब्रोशर्स और फ्लायर्स बनते थे और एक मार्केटिंग कैंपेन पूरी डिज़ाइन होती थी और उसमें पूरी लिस्टिंग होती थी, अपने कॉन्टेक्ट्स बना के आप अपनी कैंपेन उसके ऊपर रन कर सकें। तो इस हवाले से एक प्रोजेक्ट था। ओके। उसके बाद फिर 2016 के एंड में, 2016 तक मैं वो काम करता रहा। 2016 के एंड में एक और हमारे पास प्रोजेक्ट था जो कि मलेशिया की एक कंपनी थी। वहाँ पर फिर मैंने ज्वाइन किया, मतलब वहाँ उनके साथ काम किया। वो बेसिकली टिपिकली ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री से रिलेटेड थी। उसके लिए फिर ये है कि मुझे वहाँ मूव होना पड़ा। अच्छा। तो मैं कमोबेश कोविड तक मैं वहीं रहा। ओके। कोविड के बाद मैं फिर वापस पाकिस्तान आया था। 4 साल तकरीबन। तो उसमें होता ये था कि मैं 100% वहाँ नहीं रहा, मतलब थोड़ा वहाँ रहता था, फिर इधर आ जाता था, फिर उधर जाता था, फिर आ जाता था। तो ऑन एंड ऑफ अप एंड डाउन चक्कर लगते रहे। तो वो एक बड़ा अच्छा हमने सिस्टम बनाया था ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री के लिए, जिसमें उनका एक बुकिंग प्लेटफॉर्म था जिसमें एयरलाइन से लेकर होटल, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफ़र,
साइट सीन्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं टूरिज़्म के अंदर, वो तमाम चीज़ों की ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल था, बैकएंड बुकिंग पोर्टल था, वो बेसिकली B2C भी था, B2B भी था, और उसके अंदर और बहुत सारी ये वेरिएशन लोकल थी। था, मलेशिया बेस्ड था? नहीं, मलेशियन बेस्ड था, तो मलेशिया की ही कंपनी थी वो। फिर और उसके साथ उसका बैकएंड सिस्टम भी था एक, जो कि टिपिकल एक कह लें कि आप एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन थी, जिसमें उनकी तमाम बैकएंड की चीज़ों को हम मैनेज कर रहे थे। उसके साथ उसका एक CRM भी था, उसके साथ उसका एक टूर मैनेजमेंट सिस्टम भी था, बहुत बड़ा एक सिस्टम था। वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी मेहनत से बनाया था। कोविड नहीं आता तो शायद अब मैं वापस भी नहीं आता। तो वो कोविड आया तो अल्लाह ताला ने कुछ और हमारे लिए प्लान किया हुआ था कि नहीं, अभी थोड़ी सी मज़ीद स्ट्रगल करनी है। तो वो एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रोडक्ट बन गई थी, और बहुत सारी उसमें फीचर्स भी थे मॉड्यूल्स से, और आई वाज हैप्पी। कोविड ने काफ़ी डिस्टर्ब किया था टूरिस्ट इंडस्ट्री को। आई थिंक अभी तक शायद उसका इम्पैक्ट है इंडस्ट्री के ऊपर। बिल्कुल है। तो आप फिर जब वापस आए पाकिस्तान, तो आप रियल स्टेट में कोई एक्सीडेंटली आपने मूव किया यहाँ पे, या किस तरह से आपने इसको किस तरह एक्सप्लोर किया आपने रियल स्टेट सेक्टर पाकिस्तान में? अच्छा, उसके बाद जब मैं वापस आया तो कुछ अर्सा तो वो कोविड की नज़र ही हो गया। तो इन बिटवीन हुआ ये कि उनके साथ जो मेरी डील थी, जो मैं मलेशिया में जिनके साथ काम कर रहा था, वो भी कुछ अरसे तक मामला चलता रहा, लेकिन चूंकि उसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं थी लोगों की, बिल्कुल पूरी दुनिया के अंदर ट्रैवल एंड टूरिज़्म बंद हो गया था। तो देन आई डिसाइड कि अच्छा, अब लोकल इंडस्ट्री में हम यहाँ वापस पाकिस्तान आ गया हूँ, और कुछ करना तो है, ज़ाहिर है, ब्रेड एंड बटर भी चलाना है और सारे मामलात हैं। तो मेरे पास ऑप्शन था कि जी मैं यहाँ लोकल, या तो वही अगेन सर्विसेज में जो मैं पहले कर रहा था वही करता रहूँ, या किसी प्रोडक्ट की तरफ जाऊँ। तो प्रोडक्ट के ऊपर सोचना शुरू किया, यूँ समझ लें 2020 जून में। ओके। उस वक्त थोड़ी सी रिसर्च की, बहुत ज़्यादा तो नहीं की, कि जी अच्छा किस इंडस्ट्री के लिए मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊँ। तो सबसे पहले जो, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन से मेरा बैकग्राउंड रहा है और मैं पढ़ाता भी रहा हूँ, तो मेरा था कि यार एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए कुछ करते हैं, स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं। जब उसको एक्सप्लोर किया तो वहाँ पर बहुत अच्छी एप्लीकेशंस, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स नज़र आए। तो मैंने कहा कि यहाँ ऑलरेडी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, तो मैं इसमें क्या वैल्यू ऐड कर लूँगा। देन रिटेल की तरफ थोड़ा सा रिसर्च की, तो रिटेल में भी बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स मौजूद थे। FMCG के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद थीं। तो पाकिस्तान में माशाल्लाह हम समझते ही हैं कि लोग पाकिस्तान में IT जानते नहीं हैं, या IT की तरफ लोगों का रुझान नहीं है। लेकिन जब ये चीज़ों के ऊपर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, तो लोग, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नाबलद है, लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है और लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगेन फैक्टर वो आता है कि जी कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट कटिंग, या कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो तो हमारे यहाँ लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप कॉस्ट आपकी कॉम्पिटिटिव है और आप थोड़ा सा उसके ऊपर फ्लेक्सिबल हैं, तो यहाँ पर लोग IT हो जाता है काम, अडॉप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सही। तो फिर वहाँ से जब हम घूमते घूमते 3 4 5 इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर किया, तो रियल इस्टेट पे आके हम रुके। तो वहाँ पर मुझे उस वक्त कोई प्रोडक्ट नज़र नहीं आई जो रियल इस्टेट वालों के लिए स्पेसिफिकली बनी। हाँ, ज़मीन ने कुछ काम किया हुआ था, कुछ नहीं, अच्छा खासा काम किया हुआ था, लेकिन उसका जो ऑडियंस थी या टारगेटेड मार्केट थी, वो डीलर्स हजरात ज़्यादा थे। तो लिस्टिंग और मार्केटिंग ओरिएंटेड ज़्यादा था। तो हमारा था कि जी हम इनको बैकएंड पे इनको ऐसी कोई प्रोडक्ट दें, या कोई ऐसा जिसमें ये अपने आप को मज़ीद मेक श्योर कर सके कॉन्फिडेंटली, चीज़ों को, अपनी चीज़ ऑपरेशंस को एटलीस्ट जो है ना वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकें। तो वहाँ पर कुछ बिल्डरों से मुलाकात हुई, उसमें बहुत सारे बिल्डर्स को आप भी जानते हैं यकीनन। तो बहुत सारे बिल्डर से मुलाकात हुई, उनसे पूछा कि जी अच्छा हमने कुछ करना है तो आप बताएं क्या किया जाए। तो किसी ने कहा कि नहीं, हमने बताया कि कोई प्रॉब्लम है तो इसको आप हाईलाइट करें। उनका नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने कहा नहीं, पूरी इंडस्ट्री प्रॉब्लम, ये भी गलती है कि हमें अपने प्रॉब्लम्स का भी नहीं पता। ऐसा ही है। तो किसी ने कहा नहीं, पूरी इंडस्ट्री प्रॉब्लमाइज्ड है। किसी ने कहा ये 4 प्रॉब्लम है, किसी ने कहा ये 8 प्रॉब्लम है। तो वो फिर बहुत सारे लोगों की फीडबैक हुई। देन वी हैव डिसाइडेड कि जी अच्छा इसके ऊपर कुछ सोच विचार करते हैं। फिर एक दो बीच में दोस्तों ने भी थोड़ा सा सपोर्ट किया। सपोर्ट इस हवाले से कि जी कुछ अच्छे लोगों से मिलवा दिया और उनसे कहा कि जी इनको आप सर्व करेंगे तो आपको पैसे भी अच्छे शायद मिल जाएं। तो वहाँ से फिर ये रियल इस्टेट की तरफ सोच विचार शुरू। तो आपने यहाँ पे एक CRM डेवलप किया था आप, या ERP पे गए आप? हमने स्टार्ट तो ERP की तरफ ही रुझान था। CRM भी हमने डेवलप किया हुआ है, और ERP का स्कोप जाहिर सी बात है बहुत बड़ा है। ERP के अंदर आप किसी भी इंडस्ट्री को पूरा 360 कवर करते हैं, ना सिर्फ उसकी इन्वेंट्री, ना सिर्फ उसकी सेल्स, ना सिर्फ उसकी सप्लाई चेन, ना सिर्फ उसकी जो एक्सपेंसेस हैं, तमाम चीज़ों को इस इंडस्ट्री के अंदर आपको कवर करना। वो एक
कंप्लीट पैकेज बन जाए तो हम उसको एक ERP कह सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत तो हमारी बहुत छोटे से काम से हुई थी, बट वो फिर हुआ ये कि हमने 2021 यानी 1 जनवरी 2021 को एक बिल्डर ऑन बोर्ड किया, जिसको आप भी जानते हैं, अबुल कासिम, हमारे बैरिया टाउन के अंदर, यासिर भाई हमारे। तो उनकी तरफ से बहुत मोटिवेशन भी मिली, बहुत इंकरेजमेंट भी मिली, उनका आज भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार है। तो वहाँ से फिर ये हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ, और उनकी तरफ से जब हमें थोड़ी सी एक शफकत और थपकी मिली तो हमने कहा नहीं यार, इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल है और काम किया जाए। देन हमने थोड़ा सा उसको और वर्किंग करना शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हुआ ये कि ओवर द टाइम फिर वो बिल्डर्स ऐड होते चले गए। हमने उसको फिर एक अगेन उसको एक प्रोडक्ट की निगाह से देखना शुरू किया कि ये अच्छा, जिसको हम मज़ीद और अच्छे अंदाज में करते हैं। देन फिर टीम में भी हमने इजाफा किया, लोगों को ऐड करते चले गए, और फिर हम प्रोडक्ट को भी ग्रो करते रहे। फिर जितने भी बिल्डर्स आते गए, हर बिल्डर ने कुछ ना कुछ नया सिखाया कि अच्छा तुम्हारी प्रोडक्ट में ये है, ये भी ऐड कर दो तो और अच्छा हो जाएगा। किसी ने कहा कि एक रिपोर्ट बना दो, किसी ने कहा एक फ़ीचर ऐड कर दो, किसी ने कोई चीज़ सिखाई, किसी ने कोई चीज़ सिखाई। तो ग्रेजुअली अल्हम्दुलिल्लाह वो नंबर इंक्रीज़ होता चला गया, प्रोडक्ट और बढ़ती गई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कस्टमाइज सोल्यूशन भी दे रहे होते हैं जी कस्टमाइज सोल्यूशन में दे रहे होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि ये जो जब आप इसको पिच करने गए फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए? आप यासिर भाई चले, उन्होंने चीज़ समझ ली, लेकिन आई एम श्योर कि 10 लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद समझ भी नहीं आई होगी कि आप क्या बात कर रहे हैं, और क्या आपको चैलेंजेस क्या थे? क्या का बिल्डर रिलक्टेंट है कोई डेटा अपना देने के लिए, या कोई और इस किस्म का इशू, उसको कॉस्ट का कोई चैलेंज सामने आता है? क्या रीज़न है कि वो क्योंकि सॉफ्टवेयर तो मौजूद होंगे आई एम श्योर, इससे पहले वो शायद एक्सेल शीट पे मैनेज करता है आज तक डेटा को अपने, और अभी भी लोग कर रहे होते हैं। तो आपको क्या क्वेश्चंस किस किस्म के आपको शुरू में सुनने को मिले? अच्छा देखिए, इस इंडस्ट्री के साथ जब काम करना शुरू किया तो शुरू में तो मेरे पास कोई सेल्स टीम भी नहीं थी, ना BD के लोग थे, ना सेल्स के, ना कोल्ड कॉलिंग के। शुरू में मैं खुद ही लोगों को अप्रोच करता था, विद रेफरेंस करता था। ज़्यादातर मेरी कोशिश होती थी कि जी किसी के रेफरेंस से मैं किसी के पास चला जाऊँ। तो इस इंडस्ट्री में 3 बड़े चैलेंजेस जो हमें फेस हुए। नंबर 1 कि हमारा जो कस्टोडियन था, जिसको हमने ये सॉफ्टवेयर की सर्विस देनी थी, वो ओनर है, यानी कि उसकी जो नीचे की टियर है उससे हमारा मिलना ना मिलना एक बराबर है। क्योंकि एक्चुअल जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है वो उस ओनर की हो रही है, जो बिल्डर का जो मेन कस्टोडियन है, जो उसका मालिक है, उसकी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया वो था। सेठ साहब मिलेंगे तो बात समझ आएगी। तो एग्जैक्टली, तो सेठ साहब से मिलना सबसे बड़ा चैलेंज था। है। दूसरा चैलेंज ये था कि सेठ साहब, मेजॉरिटी, सबकी बात नहीं करता, मेजॉरिटी सेठ साहब जो हैं वो IT तो दूर, तालीम से भी उनका ज़रा दूर का वास्ता रहा। तो एक चैलेंज ये भी था कि उनको समझाना, एजुकेट करना कि जी इस एप्लीकेशंस के थ्रू आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तीसरा चैलेंज आता था कॉस्ट का, कि जी हम जो अपनी कॉस्ट प्राइस कोट करते थे तो वो कहता था जी ये मैं आपको इतने पैसे क्यों दूँ, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन क्लाउड बेस्ड है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपने वन टाइम भी अगर पे कर दिया तो आपकी जान छोड़ गई, ऐसा नहीं है। तो आपको मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे जो जिस तरह से चलता है, तो वो आपको एक रनिंग कॉस्ट भी incur करनी है, मॉडल पे लेके चलेंगे, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे चलना है। तो वहाँ पर वो कहता था कि यार मैं ये कॉस्ट क्यों बर्दाश्त करूँ, क्यों, मैं एक्सेल पे ठीक हूँ, या कोई लेगेसी सॉफ्टवेयर जो माजी में वो यूज़ करता रहा है, चाहे वो कोई भी हो। हमारे यहाँ बहुत सारे टिपिकल अकाउंटिंग के भी बेसिक सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, टैली है, क्विक बुक है, और पीच ट्री नाम के इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर हैं। तो वो कहता है कि आई एम हैप्पी विद दैट, तो मैं क्यों मूव करूँ आपके रियल एस्टेट CRP के ऊपर और आपको पैसे दूँ। तो वो उसको समझाना, एजुकेट करना कि जी आपको इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या यहाँ पर आप थोड़ी सी कॉस्ट के साथ आप अपनी बहुत बड़ी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं, ये एक्सेप्टेंस उसको देना, ये एक बड़ा चैलेंज था। पहली चीज़ तो मिलना, दूसरा उसको समझाना, और तीसरा फिर उसको ये बताना कि इसके अगेंस्ट आपको पैसे भी देने और पैसे लेने भी हैं हमने। लेकिन उस पर आई थिंक सेविंग भी आप उसको दिखाते होंगे, क्योंकि जितना उसकी एनर्जी उसकी सेव होती है, इवन कॉस्ट भी ऐसी हिडन कॉस्ट कई होती हैं जो उसको मालूम नहीं होती होंगी दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो वो आपके थ्रू उनके मालूम होती होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे यूज़ केसेस हैं। मुख्तसरन मैं एक स्टोरी आपको सुना देता हूँ। हमने एक बिल्डर ऑन बोर्ड किया, तो वो चंद दिन बाद उनकी मेरे पास कॉल आई, कहने लगे कि यार मुबश्शिर, तुमने हमें जो है ना वो बिल्कुल फारिग कर दिया, अब हमारे पास फुर्सत है, अब बताओ हम क्या करें, तुमने तो हमें फारिग कर दिया। मैंने कहा वो कैसे? कह रहे हमारे पास पहले एक बंदा आता था, अगर एक इंस्टॉलमेंट पे करने आया ना तो उसको एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स लगते थे हमारे ऑफिस के अंदर। पहले हम आवाज़ लगाते थे कि जी इसकी फ़ाइल लेके आओ, वो कहीं कबर्ड में रखी हुई है, तो वहाँ से वो निकलती थी, बीच में किसी और ने उसको इंटरप्ट कर दिया, फिर वो आती थी,
फिर उसकी एक मैनुअली रसीद बनती थी, उससे पैसे लेके गिने जाते थे या चेक लिया जाता था, फिर उसके साथ एक ऑपरेशनल एक बड़ा लेबोरियस काम था। तो अब वो सेकंड्स में हो जाता है, विद इन फ्यू सेकंड्स वो सिस्टम के थ्रू जो है वो अपनी पेमेंट देके, तो उनका कि हम तो फारिग हो गए, ऑफिस में रश नहीं लग रहा, मजा। ऑफिस में रश नहीं लग रहा, लोग आ नहीं रहे, इतनी देर नहीं लग रही, तो हम तो फारिग हैं, तो अब बताओ हम करेंगे। मैंने कहा नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें और क्या करें। मतलब कंपैरेटिवली अब जहाँ आप लेबोरियस काम में फंसे में, उससे जब आप निकलते हैं डेफिनेटली एक तो ये कॉस्ट बचती है। ना सिर्फ ये, हमने प्रिक्योरमेंट के अंदर लोगों की 3 to 4% कॉस्ट सेविंग करके दी है। और अगर एक मिसाल के तौर पे 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, छोटे से छोटा, आज भी अगर आप 100 अपार्टमेंट्स का भी प्रोजेक्ट ले लें, उसमें उसकी मिनिमम कॉस्ट 1 अरब रुपए है। 1 अरब मिनिमम साइड पे अगर हम उसमें 3-4% कॉस्ट बचा लेते, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कितना बड़ा पोर्शन है। प्रिक्योरमेंट में वेंडर्स को मैनेज करना, वेंडर्स की पेमेंट्स को मैनेज करना, कॉस्ट के अलावा टाइम, प्लस वो तो उसको तो वो समझता ही नहीं है ना टाइम को। तो टाइम इज़ मनी, ये तो हम और आप जो थोड़ा सा आईटी से फेमिलर हैं या जिनको टाइम की थोड़ी सी कदर है, वो हम ये समझते हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने स्टाफ रखा हुआ है तो ये काम करेगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स रहे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने ओवरकम किया, लोगों ने एक्सेप्ट किया। चैलेंजेस आज भी हैं, यही सेम चैलेंजेस आज भी हैं, बट ग्रेजुअली जब हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता गया, बहुत अच्छे अच्छे बिल्डर्स को हमने सर्व किया माजी में और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। क्योंकि ये तो हमारा रिलेशन ऐसा ना कि जो बिल्डर एक दफ़ा अगर हमारे साथ ऑन बोर्ड हो जाता है, तो एटलीस्ट अगर वो ऑन टाइम डिलीवरी भी देता है तो 3 साल तो वो हमारे साथ इंटैक्ट रहेगा ऑब्वियसली। तो 3 साल तो कम से कम वो हमारे साथ रहेगा, और उसके बाद वो एक प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद तो दूसरा प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेगा, तीसरा भी करेगा। तो ये एक तरह से समझ लेंगे उसका हमारा जो रिलेशन है ये लंबा चलता है। अच्छा, ज़बरदस्त। मुबशर भाई, ये बताएं कि थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि जो आपका ईआरपी सिस्टम है, एक तो ये बताएं क्या ये कहीं अवेलेबल है, इसको ऑनलाइन कोई अगर इसका डेमो लेना चाहे प्ले स्टोर से या किसी ऐसी जगह से, ये पॉसिबल होता है उसके लिए, या उसे आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा? अच्छा, अभी जो हमने अपना सिस्टम रखा हुआ है वो बेसिकली हमने ऑनलाइन तो है, और उसका ऑनलाइन जो वेब का वर्जन है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वो अवेलेबल है, यानी कि एनीबडी कैन गो ऑन वेबसाइट और वो वहाँ से जाके उसका डेमो देख सकता है। हाँ, जो इसकी मोबाइल ऐप है वो अभी प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम उसको वाइट लेबल करके बिल्डर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए वो फिर बिल्डर की अपनी एक तरह से कह लें उसकी अपनी एंटिटी एसेट बन जाता है। तो वो बिल्डर रिलेटेड तो प्ले स्टोर पे मौजूद है, लेकिन मोबाइल का बेसिकली डेमो वर्जन मौजूद नहीं है, लेकिन हम वो डाल देंगे, इतना मुश्किल हाँ, वो वो भी नहीं इतना है। टाइम नहीं लगता उसमें। अच्छा, ये बताएं कि अब ये जो आपकी प्रोडक्ट है, इसकी जो टारगेट मार्केट आपकी है वो प्योरली बिल्डर्स हैं, और बेनिफिशियरी इसका जो है वो ऑब्वियसली एंड यूज़र है, क्लाइंट है, जो भी उसका जो जर्नी है, जब स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी क्लाइंट बीच में आएंगे, उन सबका आप टाइम सेव कर रहे हैं, एफर्ट सेव कर रहे हैं। ये बताएं थोड़ा सा, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि लाइक आप सबसे पहले आपने बिल्डर का अकाउंट ओपन किया अपने पास। अब बिल्डर को 2-3, एक तो उसको पब्लिक से पैसा उसके पास आ रहा है, और फिर उसने वो पैसा देना है जो मल्टीपल वेंडर्स हैं उसके, जिसको वो पे ऑफ कर रहा होता है। सो किस तरह से इसका सफ़र शुरू होता है आपके ईआरपी के ऊपर, वो कैसे मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाती है, और इसमें रोल कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग? लाइक सेट्स आपके हाथ में क्या है, और नीचे जो एंड पे बंदा बैठा हुआ है उसके हाथ में क्या है? अच्छा नवीद भाई, इसमें बड़ा सिंपल सा है, कोई हमने, अच्छा मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ मज़ीद ऐड करूँगा। जब हम ये एप्लीकेशन डेवलप कर रहे थे तो वहाँ पर एक चीज़ माइंड में थी कि क्योंकि उससे पहले मैंने कुछ एप्लीकेशंस और भी एक्सप्लोर की, ख़ास तौर पे अकाउंट्स और फाइनेंस से रिलेटेड, क्योंकि इस रेस ईआरपी का एक पार्ट अकाउंट्स और फाइनेंस भी है जो कि बैकएंड के ऊपर वर्किंग कर रहा होता है और बहुत सारी जगहों पे आपको हेल्प आउट भी करता है। तो वहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस था कि यार बाज़ एप्लीकेशन जो मैंने माजी में देखी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, यानी कि एंड यूज़र या जो आम यूज़र है उसको समझने में ही बहुत टाइम लग जाता था, यानी कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर मौजूद। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव था कि एप्लीकेशन प्रोडक्ट तो बनाऊं, लेकिन प्रोडक्ट इतनी आसान हो कि एक इंटर पास या मैट्रिक पास बच्चा भी उसको ऑपरेट कर ले, और एक टिपिकल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी उसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, और इतना सहल हो, आसान हो कि उसका यूज़र इंटरफेस और उसका एक्सपीरियंस जो है यूज़र के एतबार से वो बहुत आसान सहल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें काफ़ी हद तक अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम कामयाब भी हुए। अच्छा, अब स्टार्टिंग इसकी यहाँ से होती है कि जब भी हमारे पास कोई बिल्डर ऑन बोर्ड होता है, हमने रेस ईआरपी के ऊपर उसका अकाउंट क्रिएट किया, देन सेकंड फेज़ में हमारा तरीकाकार ये होता है कि हमारे पास बैकएंड पे सपोर्ट टीम मौजूद है जिसको हम बिल्डर के ऑफिस में फ़िज़िकली भेजते हैं,
जो उसके अकाउंट्स के या जितने भी उसको एप्लीकेशन को ऑपरेट करने वाले लोग हैं विद रिस्पेक्ट टू रोल कि जी ट्रेनिंग्स करवाते हैं आप? ट्रेनिंग्स करवाते हैं। अच्छा, समटाइम्स वो ट्रेनिंग हफ्ते चलती है, समटाइम्स वो 15 दिन में होती है, समटाइम्स वो महीना 2 महीने भी ले जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बिल्डर हमसे डिमांड ये करता है कि जी अच्छा ठीक है, मैं आपकी एप्लीकेशन तो ले रहा हूँ, बंदा मेरे पास अकाउंट्स का, फाइनेंस का या ऑपरेशन सेल्स का मौजूद है, लेकिन मेरा जो एग्जिस्टिंग पास्ट डेटा है, जो मेरा 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का या व्हाटएवर जितने भी साल का डेटा है, उस डेटा को भी आप मेरे सिस्टम में डलवाएं ताकि मैं उस डेटा के साथ आपकी एप्लीकेशन पे मूव करूं। कंप्लीटेड पिक्चर देखना चाहता है वो फिर उस वक्त। एग्जैक्टली। तो फिर हमें वहाँ पर ये भी करना पड़ता है कि हम अपनी टीम में, हमारे पास टीम मौजूद है जो उसके एग्जिस्टिंग डेटा को इस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करती है। कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑटो भी हो जाती हैं थ्रू अपलोडिंग एक्सेल फाइल के थ्रू, और बाज़ जगह हमें मैनुअली काम भी करना पड़ता है। तो पहला स्टेप तो हमारा ये होता है कि हम जैसे ही बिल्डर को ऑनबोर्ड करते हैं तो हमारी पहली प्रेफरेंस होती है कि हम पहले उसका डेटा डलवाएं, ट्रेनिंग दें, और उसके बाद जो उसके डे टू डे चैलेंजेस हैं, चाहे वो प्रिक्योरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो उसकी सप्लाई चेन से हो, चाहे वो उसकी सब कॉन्ट्रैक्टिंग से हो, सेल से हो, रिकवरी से हो, या कोई और उसका चैलेंज हो, अकाउंट्स फाइनेंस से रिलेटेड हो, तो ये तमाम चीज़ें हमारे उस सॉफ्टवेयर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कवर होती हैं। रिसेंट पास में हमने एक और उसमें मॉड्यूल ऐड किया जो कि आफ्टर पोजेशन जो है वो बिल्डर को फैसिलिटेट करता है कि जो उसके कंज्यूमर्स हैं यानी कस्टमर्स हैं, उनको पोजीशन देने के बाद जो उन्होंने मेंटेनेंस बिलिंग करनी है, जैसे बैरियर के अंदर इस वक्त बहुत सारे बिल्डर्स इलेक्ट्रिसिटी भी खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की बिलिंग भी करनी है, बाज़ जगहों पे वाटर बिलिंग भी हो रही है, बाज़ जगहों पे मेंटेनेंस बिलिंग हो रही है। फिर एनओसीज़ का मामला रहता है कि जी एक टेनेंट रह रहा है उसके अपार्टमेंट में, तो वो छोड़ के जा रहा है, तो उसके ड्यूज़ क्लियर हैं, एनओसी देना है, कौन कौन से एनओसीज़ के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये पूरा भी एक मॉड्यूल उसके अंदर हमारे REST-CRP में मौजूद है। इसके अलावा एक CRM मौजूद है जो कि प्री सेल्स भी है और एक पोस्ट सेल्स भी CRM है, यानी हमारे पास 2 CRM है। एक तो प्री सेल्स जो मार्केटिंग कंपनीज में लीड मैनेजमेंट वाला चैप्टर है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी सॉफ्टवेयर में किया हुआ है। दूसरा हमारे पास आफ्टर सेल यानी कि पोस्ट सेल उसकी रिकवरी है, तो रिकवरी स्टेटमेंट्स बनती हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में जितने भी बिल्डर्स डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है एक अपने एंड यूज़र को, जिसमें उसकी बुकिंग है, सेल एग्रीमेंट है, अलॉटमेंट है, कंफर्मेशन है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, तमाम डॉक्यूमेंट्स भी सिस्टम से हम जनरेट करवा रहे होते हैं। ट्रांसफर्स हो जाते हैं इसके थ्रू? जी, ट्रांसफर्स भी हैं, रिफंड्स भी हैं, सर चार्जेस भी हैं। ट्रांसफर मुझे बताएं कि लाइक मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग जो हैं वो ट्रांसफर्स पे बहुत रश होता है, बड़े बड़े इदारों में जो ट्रांसफर्स हो रहे होते हैं, तो क्या मुबशिर साहब पॉसिबल है कि बायर जो है वो तो आता है मौके के ऊपर, समटाइम नहीं भी आता, लेकिन जो सेलर है उसकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी होती है एज़ पर लॉ, क्या हम उसका बायोमेट्रिक लेके या फेस रिकग्निशन के थ्रू हम उसको उठा सकते हैं सेलर्स का डेटा भी इस तरह से? आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लाइक दोनों यहाँ मौजूद नहीं है, एक आदमी पेशावर बैठा हुआ है और एक UK बैठा हुआ है और वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं? हम ऑलरेडी ये काम भी कर चुके हैं, यानी कि अगर सेलर किसी वजह से नहीं भी आ पाता तो वो ऑथराइज़ कर सकता है, भले वो कराची में हो या कराची से बाहर हो, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर भी हो। ओवरसीज़ क्लाइंट है तो वो अब सिर्फ एक फिंगरप्रिंट देने के लिए तो पाकिस्तान नहीं आएगा, तो हमने इस काम को भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने सिस्टमाइज़ कर दिया हुआ है कि ट्रांसफ़र जो है वो, तो इसको ना बिल्डर के ऑफिस में फिर रश लगाने की ज़रूरत ही ना हुई है। मैं आपको स्टेटमेंट चाहिए या आपको अगर ट्रांसफ़र भी देना है तो आप आराम से उसको ट्रांसफ़र दे सकते हैं और फीस आपकी कुछ माइनस हो जाएगी। अच्छा ये बताएं, AI का दौरा है, तो आपकी ये जो ERP है इसमें आप AI किस तरह इंटीग्रेट करने जा रहे हैं? अच्छा, AI के ऊपर आजकल काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि जी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज लोग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जी इसको इनकॉर्पोरेट करें। हम भी पिछले कुछ अरसे से इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास 2 बड़े चैलेंजेस हैं AI को लेके। नंबर 1 ये कि हमारे यहाँ कंप्लाइंसेस उस तरह से मौजूद नहीं है कस्टमर के ऊपर, यानी कि मेरे पास आज बिल्डर के पास अगर कोई एंड यूज़र कस्टमर आता है, बिल्डर को ये नहीं पता कि ये 3 महीने 6 महीने साल बाद डिफ़ॉल्ट कर जाएगा या पेमेंट टाइम पे देगा या नहीं देगा। और उस इंफॉर्मेशन जो कस्टमर दे रहा है वो NIC दे रहा है, अपना नाम दे रहा है, वालिद साहब का नाम दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना एड्रेस दे रहा है। बिल्कुल। तो इससे ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन है भी नहीं, और कोई ऐसी बॉडी मौजूद नहीं है जहाँ से हम उसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री उठा सकें। ऑल्दो दुबई में या दूसरे ममालिक में इस तरह की इंफॉर्मेशन रियल अवेलेबल टाइम है, आपकी लिंकिंग कहीं नहीं हो रही उसके ऊपर। रियल टाइम हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम चाह कर भी इस वाले पार्ट पे जो हमने सोचा था कि अगर हम जिस दिन हमारे पास बिल्डर के पास कोई कस्टमर आता है, हम उसको कहीं ना कहीं कोई स्कोर ऐसा दिखा सकें
कि जी ये 3 महीने 6 महीने में इसके डिफ़ॉल्ट करने के 90% 80% चांसेस हैं, तो वो डेटा हम अभी तक ड्राफ्ट नहीं कर सके क्योंकि वो उसकी इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली हमारे पास मौजूद नहीं है। हाँ, दूसरा एंड जो है जिसके ऊपर हमने वर्किंग कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन, जो रिपोर्टिंग एंड है, जो हम बिल्डर को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं हमारे इस ERP सिस्टम से, उसके ऊपर अगर मैं समरी देना चाहूँ थ्रू AI, ओके, तो ये काम हम ये करते काम हैं। आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताएं मुबशिर साहब कि एक डिजिटल ट्विन का कॉन्सेप्ट होता है, डिजिटल ट्विन, जिसमें वो ये कहते हैं कि जी पूरी जो फैक्ट्री है या पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको पहले आप डिजिटल के ऊपर मैप कर लेते हैं, एंड देन आप उसके बाद उसको देखते हैं कि अगर मैं किसी भी एक चीज़ को मैं हिलाता हूँ तो मेरा क्या इम्पैक्ट आता है। लाइक अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बचाता हूँ या मैं लेबर को डबल कर लेता हूँ तो क्या मेरे पूरे प्रोजेक्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। सो इसी तरह क्या एक बिल्डर जिसने आपसे एक प्रोजेक्ट किया, Ground+9 की बिल्डिंग बनाई उसने, क्या आप उसको कोई प्रोजेक्शन दिखा सकते हैं ऑन द बेस ऑफ दिस डाटा, जो उसके पास जितने वेंडर्स आए होंगे काम करने के लिए कंस्ट्रक्शंस के, क्या ऐसी प्रोजेक्शन बन सकती है आपके किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू अच्छा, देखिए इसके उसके ऊपर, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए? देखिए जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसके ऊपर, उसको रिपोर्टिंग एंड के ऊपर तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उसके अपने फिंगर टिप्स पे मौजूद हैं कि जी वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की तमाम रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर उसकी प्रिक्योरमेंट से लेकर उसके वेंडर से लेकर आइटम्स की रिपोर्ट तक, वो सारी चीज़ें एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर से निकाल सकता है। हम इस चीज़ को लेकर किसी ऐसी जगह प्रोजेक्शन नहीं दिखा सकते कि जी अगर Ground+9 या 10 की कोई बिल्डिंग बननी है तो उस पे, क्योंकि आर्किटेक्चर हर एक का वेरी करता है, डिफरेंट होता है, तो हम ये इन्फॉर्मेशन शायद हम इन्फॉर्मेशन शेयर भी नहीं कर सकते। क्यों? Okay. क्योंकि हमारा बिल्डर के साथ जो NDA है या हमारी उनके साथ जो एक लीगल बाउंडिंग होती है, लाइक बट द सेम क्लाइंट, फॉर द सेम क्लाइंट, सेम क्लाइंट को वो खुद अपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर से खुद ये सारी रिपोर्टें निकाल के एनालाइज कर सकता है, लेकिन हम इस चीज़ को प्रोजेक्ट करके कहीं पे पब्लिश नहीं कर सकते कि जी एक बिल्डिंग बनाने में इसलिए तो क्या क्या चीज़ें और कितना मटेरियल और कितना स्टील, क्योंकि हर एक का स्ट्रक्चर भी अलग है, और दूसरा हमारा जो उसके साथ एक लीगल बाउंडिंग है। नहीं, हम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक्चुअली इस तरह देख रहा था कि आप उसको उसकी कॉस्ट सेविंग कहीं नज़र आ जाए। लाइक हो सकता है उसने कोई पेमेंट किसी वेंडर की होल्ड की फॉर 10 डेज़ और उसकी वजह से उसके काम में डिले आ गया, तो उसे नेक्स्ट टाइम पता है कि यार मुझे 50 लाख रुपए का लॉस हुआ था क्योंकि मैं पेमेंट टाइमली नहीं कर सका था और मेरा ये काम डिस्टर्ब हुआ था। सो उसको एक आइडिया हो जाएगा, नेक्स्ट अपने डिसीजन मेकिंग के ऊपर उसको हेल्प मिलेगी इन सब चीज़ों की। इस किस्म के कोई प्रोजेक्शन बन सकती हैं उसके लिए। ये तो हमारा कौमी मिजाज है, पेमेंट रोकना। बट ऑब्वियसली इसके लॉसेस बियर करने पड़ते हैं उस पार्टी को जो रोक रही होती है। वो इसको समझती नहीं है, लेकिन वो उसकी हिट ले रहा होता है मेरे ख्याल में वो बंदा। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये चीज़ मेरा ख्याल है ये सिस्टम इस चीज़ की प्रोजेक्शन शायद ना दे सके, क्योंकि उसने पेमेंट रोकी और उसकी वजह से उसकी साइड पे काम डिस्टर्ब हुआ है। माइट भी ये चीज़ हम इस तरह से प्रोजेक्ट ना कर सकते हो, बल्कि नहीं है, आई एम श्योर नहीं है। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि 3 to 4% ऑलमोस्ट उसको सेविंग आप उसको दिखा देते हैं इस एक पूरे इस तरह के प्रोजेक्ट के थ्रू। अच्छा, अब इसमें आपने जो ज़िंदगी आसान की है वेंडर्स की, तो क्या वेंडर्स भी इसके ऊपर जब वो रजिस्टर्ड होते होंगे, वो उस ऑफिस पे तो रजिस्टर्ड हैं, बट क्या वो अपनी इनवाइसिंग इसके थ्रू सबमिट करवा सकते हैं? यानी इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस सबमिट हो गई, वो ERP के अंदर आ जाए उनके पास और वेंडर को भी आने की ज़रूरत ना पड़े? अच्छा, इसके ऊपर दो तरह से काम होता है। मैं अगर दोनों आपको तरीक़ेकार बताऊं, देखिए बाज़ बिल्डर्स थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं कि हम अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम जो उनके पास हमारा जो ERP सॉफ्टवेयर चल रहा है, इसके ऊपर किसी थर्ड पर्सन को हम एक्सेस ना दें। इवन वो यहाँ तक भी करते हैं कि इन्वेंट्री जो है उनकी, वो अपने डीलर के साथ भी शेयर नहीं करते थ्रू सिस्टम। वो उसको एक्सेल में निकाल के, रिपोर्ट सिस्टम से ही निकाल के उसको वो तो दे देते हैं, लेकिन सिस्टम पे एक्सेस नहीं देते। समहाउ उनको थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस होती है या एक रिलक्टेंट होते हैं, थोड़ा सा वो इस चीज़ को शेयर करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो इस चीज़ को समझते नहीं। वो समझते हैं कि यार मेरी बहुत सारी चीज़ें शेयर हो जाएंगी, जो कि मैं नहीं चाहता। दूसरा तरीका, यस ऑब्वियसली, वो अगर हम डिजिटली उसको एक्सेस दे देते हैं वेंडर को बिल सबमिट कराने का, तो ऑब्वियसली ये वो कर काम सकता है। पॉसिबल है। और क्लाइंट जो है वो अपनी स्टेटमेंट वहाँ से चेक कर सकता है ऑनलाइन जाके, उसका अकाउंट भी क्रिएट करते होंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, क्लाइंट के लिए तो हमने बड़ा सिंपल सा एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई हुई है जो कंज्यूमर के लिए मौजूद है। वो वहाँ से अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकता है। इवन हमने उसमें कुछ फीचर्स बहुत सारे ऐसे ऐड किए हैं कि क्लाइंट को, मेरे ख्याल है, अब बिल्डर के ऑफिस आने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब वो सारे काम घर बैठे अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आबाद में आपने अप्रोच किया होगा, डिफरेंट बिल्डर्स के साथ आप काम कर रहे हैं,
तो एज अ एसोसिएशन आबाद की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिली? अब बाद में हमारी मुलाकात है चंद लोगों के साथ, और जो अभी उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे भी हमारी मुलाकात है। लेकिन उन्होंने बड़ा इनकरेज किया, मोटिवेट भी किया। बट चूँकि आबाद के जो मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, तो अभी तक उस तरह से हमें कह लें कि बेहतर अंदाज में या जो हमारी डिमांड है उनसे कि जी हम क्या चाहते हैं, वो हमारे उस तरह से अगर कोई एक्टिविटी हो जाए तो डेफिनेटली हमें भी बेनिफिट है, और आबाद के जो मेंबर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनको भी एक अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक हम उसको नेक्स्ट लेवल पे, सेकंड स्टेप पे नहीं पहुँच सके अभी तक। अच्छा, अभी आप R&D के ऊपर भी आई एम श्योर आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त, तो चीज़ों पे नई नई आप इसको कस्टमाइज जब करते होंगे तो नई नई चैलेंजेस आपके सामने आते होंगे, और आपकी जो असल प्रोडक्ट उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होती होगी। सो इसमें आपके, अगर मैं पूछूँ कि नेक्स्ट ईयर के प्लान्स क्या हैं, अगले 1 साल में आप अपनी प्रोडक्ट कहाँ तक देख रहे हैं? अच्छा, ये भी तफसील तलब जवाब है। अच्छा, इसके ऊपर अभी हम रिसेंटली जो काम कर रहे हैं उसमें हम बहुत सारे एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को मज़ीद कह लें कि ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे जाके हमने उसको दोबारा से रिवैम्प किया है। वजह उसकी है कि जो प्रोसेस थोड़ा सा हमारा लेंदी था, जो मुझे फ़ील होता था कि यार इसको 4 स्टेप की जगह हम 3 स्टेप में कर दें या 2 स्टेप्स में कर दें, उसको हमने काफ़ी सारी चीज़ों को उधेड़ के दोबारा से नए सिरे से दोबारा बनाया ताकि हम उसको कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्रोसेस उसको हम कर चुके हैं। मज़ीद नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान यही है कि हम इसको मज़ीद और रिफ़ाइन करेंगे। कुछ मॉड्यूल्स हमारे पाइपलाइन में हैं, वो मेरा ख्याल है यहाँ पर उसका तज़किरा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से। तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इन पाइपलाइन है, जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स भी हैं, बहुत सारी नई फ़ीचर्स भी हैं। मोबाइल के ऊपर भी इंशाल्लाह हम बहुत सारा काम ऑलरेडी इन प्रोसेस है जो हम कर रहे हैं। बिज़नेस इंटेलिजेंस के ऊपर हम बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं इस वक्त। और हमारा गोल ये है कि हमने कुछ चीज़ों को इंशाल्लाह मिड ऑफ जून तक लॉन्च करना है, कुछ चीज़ों को हमने दिसंबर 2024 पे प्लान किया हुआ है। वो चूँकि कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, वो शायद मैं यहाँ डिस्कस ना कर सकूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये बताइए कि एज अ बिजनेस ओनर उसके सामने क्या इस किस्म का डैशबोर्ड आ जाता है बिल्डर के सामने कि जिससे वो मौके पर डिसाइड कर सके? जी बिल्कुल आ जाता है। उसको अपने कैश फ्लोज भी नज़र आ रहे हैं, उसे मालूम है मेरे रिसीवेबल्स क्या हैं, मेरी प्रोक्योरमेंट कहाँ खड़ी हुई है, और कोई गैप्स को ये बताइए कि रेड फ्लैग कैसे रेज होते हैं बीच में? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या वो उसे मालूम हो जाता है कि कुछ हो रहा है? बिल्कुल। अच्छा, पहली चीज़, हाँ, डैशबोर्ड यकीनन है मौजूद। स्टैटिस्टिक्स हम उसको उसके डैशबोर्ड पे एट अ ग्लांस दे देते हैं कि जी आपकी करंट पोजीशन क्या है, आप कहाँ मौजूद हैं। चाहे वो रिकवरी का पार्ट हो, चाहे वो सेल्स का पार्ट हो, चाहे वो प्रिक्योरमेंट हो, या उसकी अपनी इन्वेंट्री हो। तो इससे रिलेटेड हम उसको डैशबोर्ड्स बिल्कुल दिखाते हैं जिस पे प्रॉपर उसके स्टैटिस्टिक्स मेंशन होते हैं, और उससे यकीनन उसको डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि एट अ ग्लांस आपको पूरी पिक्चर नज़र आ जाती है कि एक सिंगल विंडो में आपको पता है कि जी आज मैंने कितना कैश रिसीव किया, कितनी पेमेंट्स की हैं, कितनी पेंडिंग है और कितनी जानी है। ये सारे मामलात उसको बड़े अच्छे तरीके से नज़र आ जाते हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि जी गैप, यहाँ पर भी अगेन कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, बट मैं थोड़ी मुख्तसरन बता देता हूँ। जहाँ हमारे पास सबसे बड़ा जो चैलेंज है बिल्डर को, वो उसकी प्रिक्योरमेंट कंट्रोलिंग है ऑब्वियसली, और वेंडर्स की पेमेंट्स हैं। पेमेंट्स का। तो वहाँ पर हमने कुछ ऐसे फीचर्स पे काम किया हुआ है कि वो अपनी प्रिक्योरमेंट को बहुत टाइटली कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। किस तरह से, वो अगेन एक लंबा प्रोसीजर है कि हम किस तरह से उसकी प्रिक्योरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर मैं मिसाल दूँ, एक बिल्डिंग बनने में लेट सपोज उसको आर्किटेक्चर ने एक क्वांटिटी बताई है कि जी लेट सपोज इस पे 100 टन स्टील लगना है, और अगर वो 100 टन से एक्सीड करता है तो या तो वहाँ पर लीकेज ज़्यादा है या वेस्टेज ज़्यादा है, दोनों में से कोई एक काम हो रहा है। तो 100 से जैसे ही वो हमारा सिस्टम में वो एक्सीड करता है तो सिस्टम अलार्म बता देता है, रोक देता है उस प्रिक्योरमेंट को कि जी ये आप 100 को एक्सीड कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर आप मॉनिटर करें या चेक करें कि जी आपकी कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। और मोस्टली हमने देखा या तो वो लीकेज होती है या वेस्टेज ज़्यादा हो जाती है। तो ये सिस्टम अलार्म बजाता है। ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट मैसेजेस या ईमेल, ये सिस्टम अवेलेबल होगा? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए वजह साहब के नॉर्मली लोग सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, बट अक्सर जो उनकी कंप्लेंट्स होती हैं वो ये होती है कि भाई वो बाद में फिर हमें फॉलो करने पड़ते हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा होता। सो आफ्टर सेल सर्विसेज को आप किस तरह देख रहे हैं? अच्छा,
हमारी टेकीबिट्स की और रेस भी जो हमारी प्रोडक्ट है, इसके ऊपर ये जो आपका सवाल था कि जी आफ्टर सेल सपोर्ट पे क्या, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में जितनी भी आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर लोगों का एक बहुत बड़ा फियर ये होता है कि ठीक है जी हम इस सिस्टम को अडॉप्ट तो कर लें, बट आफ्टर सेल हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि हमारा एक नॉर्मली एक मिजाज रहा है कि हम उस तरह से सपोर्ट पे एम्फसाइज नहीं करते। और अगर मैं अपनी बात करूं, हमारी टेकीबिट्स कंपनी जो हमारी जो पेरेंट कंपनी है और SCRP उसका जो प्रोडक्ट है, हमारी मेन USP सपोर्ट है। यानी कि जो हम जिस पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं और बहुत ज़्यादा हमारा जो फोकस होता है वो आफ्टर सेल सपोर्ट ही होता है। हाँ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अगर हमारे जितने भी बिल्डर्स, लेट्स सपोज अगर हमारे 100 बिल्डर्स हैं तो 100 के 100 सेटिस्फाइड हैं, बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उसमें से 90-95% हमारे कस्टमर्स हैं वो हैप्पी कस्टमर्स हैं और सेटिस्फाइड हैं। उनसे अगर आप फीडबैक लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। क्योंकि हमारा फोकस, मेरे पास पूरी पीछे बैकएंड पे टीम मौजूद है जो कि बहुत क्विक रिस्पॉन्स करती है। नॉर्मली क्या चैलेंजेस आते हैं किसी बिल्डर को जब ये ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होता है? बिल्डर को ज़्यादातर चैलेंजेस ये आते हैं कि उसने कोई डाटा एंट्री में गलती कर दी होती है जिसकी वजह से रिपोर्ट पे इम्पैक्ट उसका गलत आता है, मोस्टली ये आता है। या फिर दूसरा ये होता है कि जी कोई हमने अगर नया फीचर बनाया तो हमें उसको दोबारा से उसको बताना पड़ता है कि भाई हमने एक नया काम किया है और ये ऐसे ऑपरेट होगा, लिहाजा आप इसमें डेटा इस तरह से फीड करें। इसके अलावा मेजर कोई ख़ास चैलेंज नहीं आता। ये बताएं वैसे साहब के ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत बात होती है, तो इसको थोड़ा सा बताएंगे कि क्या कोई इसका बेनिफिट है इसको यूज़ करने में, और क्या कोई इस सॉफ्टवेयर के साथ कुछ लिंक हो सकती है, इस किस्म का कोई मॉडल बन सकता है क्या? देखिए, हमारे यहाँ ब्लॉकचेन के ऊपर डेफिनेटली काम बहुत ज़्यादा हो भी रहा है और बहुत सारे लोग इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी करें। हमारे पास ब्लॉकचेन के ऊपर इस स्पेसिफिकली अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं, तो अगर तो इसके अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती या हम ऑनलाइन पेमेंट रिसीविंग कर रहे होते तो ब्लॉकचेन बहुत इफेक्टिव होता। वजह उसकी है कि उसके पीछे फुटप्रिंट्स नहीं होते, ठीक है। और हमारे यहाँ रियल एस्टेट के अंदर आपको पता है कि जी हमारे यहाँ ब्लैक वाइट दोनों तरह के मामला चल रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली यस ब्लॉकचेन यहाँ बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता। बट चूंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन पेमेंट्स इस तरह से इवॉल्व नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ ओवरसीज़ क्लाइंट या 20-30% का एक रेशो है जो बिल्डर को ऑनलाइन पेमेंट कर रहा होता है। ये जो 70-60-70% का जो चंक है ये कैश में डील कर रहा होता है। लिहाजा ब्लॉकचेन यहाँ पर आके हमारे पास उस तरह से एंटरटेन नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी है, ऑब्वियसली है, और अच्छी चीज़ है अगर हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। बट अगेन यहाँ पर चूँकि बहुत सारी मतलब लिमिटेशंस हैं और बहुत सारी लोकल बॉडीज़ ऐसी हैं जो ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर बिल्डर को परेशान करती हैं, तो बिल्डर खुद भी नहीं चाहता कि मैं ऑनलाइन पेमेंट्स रिसीव करूं या मैं थ्रू बैंकिंग चैनल या मनी ट्रेल पूरी मेरे पास मौजूद हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको भी मालूम है मुश्किल है। तो इसलिए पॉसिबिलिटी है तो सही, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है उस तरह से, क्योंकि बिल्डर खुद भी नहीं चाहता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन लोग चाहते हैं, मतलब लोग तो आसानी चाह रहे हैं। जो एंड यूज़र है वो तो शायद इसको चाहता है कि मैं अपने बिस्तर पर लेट के मुझे सारी चीज़ें मिल जाएं, जो कि मिल भी सकती हैं अगर उसको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए सिस्टम की, सॉफ्टवेयर्स की। देखें उसके अंदर अगेन बिल्कुल हमारे यहाँ लोग आसान रास्ते ढूंढते हैं और आसानी की तरफ लोग जल्दी चले आते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर चूँकि एक बहुत बड़ा पार्ट फाइनेंस पैसों का आ जाता है, लोगों के पास जो इनकम है या जो पैसे हैं और जो बिल्डर उनसे जो पैसे लेता है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी तलवार जो है वो हमारे FBR है यार ये अब तो उस वजह से ये चैलेंज है मौजूद। तो इवन के ऑप्शन मौजूद है, मतलब बहुत से, और ऑलरेडी हम इस पे काम कर चुके हैं, तो लेकिन एक्सेप्टेंस हर बिल्डर एक्सेप्ट नहीं करता ऑनलाइन पेमेंट लेने को, इसलिए जो करता है हम उसको ये सर्विस ऑन कर देते हैं, जो कहता है मुझे नहीं करना हम उसको ये सर्विस नहीं देते। तो मतलब इतना ज़बरदस्त आप ये काम कर रहे हैं और उसके बावजूद आप समझ रहे हैं कि कुछ लोग इसको अभी एक्सेप्टेंस लेवल अभी भी नहीं है, जबकि उसको ERP का मतलब ये है कि शायद उसकी अटेंडेंस से या उसकी ऑफिस के अंदर के तमाम डिपार्टमेंट्स की जो कोलैबोरेशन है वहाँ से लेके और उसके एंड यूज़ क्लाइंट तक जो कि UK US बैठा हुआ है, वहाँ तक आप तमाम सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी उनको इसमें अपना बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा, या कम नज़र आ रहा है अभी? बेनिफिट नज़र आता है। अगेन वहाँ तीसरे लेवल पे जाके जो मैंने आपसे कहा ना कि वो एक कॉस्ट
इफ़ेक्टिव यानी कॉस्ट सेविंग की तरफ जाता है। शायद उसमें बहुत सारे मुल्की हालात का भी वजह हो कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, कि जी उसको ये नज़र आता है कि यार ये एक और एक्सपेंस है मेरा, इस वजह से उसकी एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा चैलेंज आता है। कॉस्ट तो शायद वो ज़्यादा लगा देता है, ये सिस्टम ना होने की वजह से कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती होगी। बट ही इज़ हैप्पी विद एक्सेल और सम लेगेसी सॉफ्टवेयर सेक्टर इसके अलावा भी तो हो सकता है कि यार पता नहीं मेरा डेटा सिक्योर है या नहीं है, पता नहीं चीज़ें बाहर ना हो जाए, कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं चाहता शायद तकरीबन हर बिजनेसमैन। के ऊपर मैं बहुत अच्छा आपने बल्कि सवाल पूछ लिया, तो मैं इसका आंसर भी करता चलूँ। देखिए हमारी मेन, मैंने जिस तरह बताया कि हमारी मेन यूएसपी जो है वो सपोर्ट है, कि हम सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज भी करते हैं और कोशिश करते हैं उसको जल्द अज जल्द उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई होने के बाद सॉल्व कर दें। दूसरा जो चैलेंज जो एक्सेप्टेंस के ऊपर बिल्डर एंड पे आता है, जो हर बिल्डर हमसे सवाल पूछता है कि जी मेरे डेटा के साथ क्या होगा, तो हम उसको बड़े खुल के वाजे अंदाज में कहते हैं कि जी हम जब आपको RESIRB का अकाउंट देंगे तो डे 1 तो शायद हमारे साथ हमें पासवर्ड्स पता है क्योंकि हमने अकाउंट क्रिएट किया है, बट फ्रॉम द सेकेंड डे वी डोंट नो कि जी उसकी क्रेडेंशियल्स या उसका डेटा के साथ क्या मामला हैं और उसने क्योंकि हम इसके ऊपर हम एक टिपिकली टेक्निकली स्पीकिंग हमने इस पे SSL भी इंस्टॉल किया हुआ है जो आपके तमाम डेटा को इनक्रिप्ट फॉर्म में लेकर देता है। दूसरा, जहाँ हमारा डेटा स्टोर हो रहा है उस डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स भी हम मोस्टली बिल्डर के साथ शेयर कर देते हैं, ताकि डेटा की कस्टडी, डेटा के कस्टोडियन आप खुद रहें, बिल्डर खुद रहे। और वहाँ पर एक फायरवॉल भी मौजूद है। फायरवॉल से मुराद आप एक चौकीदार भी वहाँ मौजूद है जो उस डेटा की हिफाजत करता है। अब आप अगर किसी के साथ पासवर्ड शेयर करते हैं, क्रेडेंशियल शेयर करते हैं, तो डेटा आपका कॉम्प्रोमाइज़ होगा। हमारे एंड से ऐसा कोई चैलेंज नहीं होता, क्योंकि डेटा के कस्टोडियन इवेंचुअली बिल्डर खुद है। हम डे 1 उसको तमाम चाबियां और तमाम चीज़ें उसको प्रोवाइड कर देते हैं, वो खुद संभाले। वो शेयर करेगा तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, हमारे एंड से नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ हम उसको डे 1 समझा भी देते हैं, बता भी देते हैं कि भाई डेटा आप अपने हिफाजत में खुद रखें, हम जिम्मेदार नहीं। हम जिम्मेदार इस हद तक हैं कि जी हम उसकी हिफाजत के लिए जो जो पैरामीटर्स या जो जो मेन डेटा के ऊपर कह लें कि जो प्रिकॉशंस लेनी है, जो एक्टिविटीज़ करनी है, SSL हमने लगा दिया है, फायरवॉल हमने लगा दिया है, बैकअप डेली बेसिस पे बना सकते हैं, वो बनाते हैं। ये सारे काम हमने, और टेक्नोलॉजी जो इस वक्त जो टॉप नॉच मौजूद है यानी स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्नोलॉजी मौजूद है उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसके बाद आप खुद जिम्मेदार हैं। सॉफ्टवेयर हम एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर की कस्टोडियन हम हैं, डेटा की कस्टोडियन आप खुद हैं। अच्छा ये बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो वर्टिकल्स वाले बिल्डर को है, या कोई सोसाइटी लॉन्च करता है तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकता है? अच्छा बिल्कुल, इसके ऊपर हमारे पास इस वक्त जो करंट मौजूदा जो हमारे क्लाइंट्स हैं उसमें दोनों तरह के हॉरिजॉन्टल भी हैं, यानी कि जो सोसाइटीज़ लॉन्च करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट हैं, और वर्टिकल्स भी कवर करते हैं। सही। अच्छा, अब बहुत से इक्वली बेनिफिट हैं। बहुत से लोग देख रहे होंगे इस टाइम पे, तो कराची से बाहर के बिल्डर्स भी होंगे, तो क्या ऑनलाइन भी आपसे रब्ता किया जा सकता है? आप उसको तमाम सर्विसेज दे सकते हैं? ऑलरेडी दे रहे हैं आप, तो कहाँ कहाँ पे क्लाइंट्स मौजूद हैं इस वक्त? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में भी मौजूद हैं, हैदराबाद में मौजूद हैं, सक्खर में मौजूद हैं। इसके अलावा सिंध से बाहर निकलें तो पंजाब साइड पे भावलपुर में मौजूद हैं। फैसलाबाद में चंद लोगों से अभी बातचीत चल रही है। लाहौर में हमारे क्लाइंट्स मौजूद हैं, इस्लामाबाद में मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो हमने अभी कवर कर लिया है। ज़बरदस्त। नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह पेशावर का इरादा है, KPK में भी माशाल्लाह जाएंगे बहरिया इंशाल्लाह। के साथ साथ तो नहीं मूव कर रहे आप? बहरिया पेशावर के साथ? नहीं बहरिया, अच्छा मैं बिल्कुल ओपनली बोलूँ तो बहरिया तो स्टार्ट था हमारा, हमने बहरिया से स्टार्ट किया था, अबुल कासिम बहरिया में था। तो डेफिनेटली बहरिया को हम साथ लेके ही चलेंगे, उसको हम छोड़ नहीं सकते। वहाँ से हमें बहुत मोटिवेशन अच्छे भी रही है और अच्छे क्लाइंट्स भी मिले, और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड। हाँ, शहर के चैलेंजेस अलग हैं, बहरिया के चैलेंजेस अलग हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत हुई है, और दूसरी बात ये कि जो कि वहाँ कुछ ब्रोकर्स बिल्डर्स बन गए, नए नए इन्वेस्टर्स आ गए, तो अपॉर्चुनिटी बहुत थी, एक्सपेरिमेंट्स बहुत हुए हैं, जिसकी वजह से नई नई चीज़ें सामने आ गई। इवन ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा डेवलप हुआ है बहरिया की वजह से, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बशर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने का। मैं चाहूँगा कि इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, हर बिल्डर को चाहिए कि इसको एटलीस्ट एक दफ़ा मुबशिर साहब से रब्ता करके इसका डेमो लें, इसको देखें और इसको इम्प्लीमेंट करें अपने ऑफिस के अंदर। आपकी कॉस्ट सेविंग 100% होगी। ये तो 3 to 4% कह रहे हैं, मेरे हिसाब से कम आप 10% तक अपनी कॉस्ट सेव कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लॉसेज होते हैं जो अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर। वो तब होगा जब आप अपने पूरे एनवायरनमेंट को उठा के एक सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे, तो आपको अपने ह्यूमन रिसोर्स से लेके और एक मटेरियल तक
सरिये के, सीमेंट के रेट तक सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी उसके ऊपर। सर मैं ये चाहूँगा कि आखिर में आप देखने वालों को, स्पेशली जो आपके टारगेट मार्केट है, जो बिल्डर डेवलपर्स हैं, उनसे को मुखातिब करके अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़। मुख्तसरन दो बातें जहन में आ रही हैं। एक बात तो ये कि हमारे जितने भी ये जो रियल इस्टेट से रिलेटेड जो हजरात हैं, जो ओनर्स हैं, जो प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं या सोसाइटीज़ डेवलप कर रहे हैं, इनसे एक मुख्तसरन गुजारिश ये है कि अपनी जो आपके जो स्टाफ है इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र रखा करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि माइक्रो मैनेजमेंट करें, बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, बट ये देखें क्योंकि इवेंचुअली आप हर कंज्यूमर से नहीं मिलते हैं, कंज्यूमर से आपका स्टाफ मिल रहा होता है। तो कंज्यूमर जहाँ सफ़र करता है ना, वो इवेंचुअली आपकी साख ख़राब करते हैं, आपके जो नीचे वाला स्टाफ है। तो थोड़ी सी इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा करें, ताकि आपका कंज्यूमर, क्योंकि उससे डायरेक्टली आपका नाम जुड़ा हुआ है, तो आपका जो स्टाफ कर रहा है वो तो समझ रहा है कि ये बिल्डर कर रहा है, और इवेंचुअली वो आप नहीं कर रहे, आपकी नीयत भले सही हो, लेकिन आपके स्टाफ के अंडर वो बेचारा सफ़र कर जाता है बाज़ औक़ात। तो एक तो इनके ऊपर निगाह रखें। दूसरा ये कि जब आप प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और जब आपकी बुकिंग्स हो जाती हैं, अब ये बात बोलना थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, तो आई विश कि आप एम्फसाइज़ किया करें कि प्रोक्योरमेंट पे फोकस कर लें, प्रोजेक्ट बनाने पे फोकस कर लें टाइमली, ताकि आप, क्योंकि देखिए इवेंचुअली डायरेक्टली ये आपका ही नाम बन रहा है। आज अगर मिसाल के तौर पे बैरिया में कोई अच्छा काम या शहर में कोई अच्छा बिल्डर काम कर रहा है और वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, तो उसका बेनिफिट इवेंचुअली उसी को ही मिलता है। आज जिन लोगों ने अपना नाम इस इंडस्ट्री के अंदर बना लिया है, उसकी बुनियादी वजह उनकी डिलीवरी है। अगर आप टाइमली चलें, 2-4-6 महीने अगर डिले होता है, लेट होता है किसी भी वजह से, ये फिर भी ठीक है, लेकिन 8-8 साल 10-10 साल प्रोजेक्ट का लटक जाना, तो वो आपकी अपनी साख ख़राब होती है। उसमें ज़ाहिर सी बात है आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बट इनिशियली अगर आप देखें तो उसमें शुरुआत में गलती आप ही की है। तो अगर उन चीज़ों को थोड़ा सा आप रेक्टिफाई कर लें तो इस इंडस्ट्री, और जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आने वाले वक्त में जो हमारे यहाँ रियल इस्टेट में जो बूम है, या जो विजन 2047 है, जिसमें हमारी रियल इस्टेट इंडस्ट्री ने कहाँ पर जाकर फॉल करना है, तो उसमें यकीनन आपका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा और हमारा भी होगा डेफिनेटली, क्योंकि हम भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है। तो आप थोड़ा सा अगर इसके ऊपर एम्फसाइज़ कर लें, थोड़ा सा फोकस कर लें, थोड़ी सी मज़ीद ईमानदारी के साथ काम डिलीवर करें, तो मेरे ख्याल है लोग भी खुश रहेंगे और हमारी इंडस्ट्री भी। और इस इंडस्ट्री के साथ आखिरी बात मैं अर्ज़ करूँ कि रियल इस्टेट के साथ कहा जाता है कि जी रियल इस्टेट के साथ कमो बेश 40+ या शायद इससे भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का पहिया चलता है। बिल्कुल ऐसा है। तो अब आप ये देखें कि एक प्रोजेक्ट के साथ 40 इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ इन 40 इंडस्ट्रीज़ के साथ कितने हज़ारों लाखों लोगों की रोज़ी वाबस्ता है। तो आप सही चलेंगे तो ये सब लोग सही चलेंगे, आप थोड़ी सी गड़बड़ करेंगे तो ये बेचारे सब सफ़र करेंगे, बशमूल हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया मुबश्शिर भाई आपका। जो बात की है मुबश्शिर साहब ने लास्ट में, वो ये है कि आपको अपने बिज़नेस को सीरियस लेना चाहिए। ये एक सीरियस मैटर होता है आपके लिए भी और लोगों के लिए भी। और ये अपने तमाम जो डेटा है और अपने जो बिज़नेस की जो फिजिबिलिटीज़ है, एक्चुअली ये तमाम चीज़ें मिसमैनेजमेंट का ज़रिया है। जो आपको ये बता रहे हैं कि आप अपने लोगों पे नज़र रखें या अपने जो आपके सिस्टम्स हैं उन पे चेक लगाएं, तो बेसिकली वो ऐसी मिसमैनेजमेंट हो रही होती है आपसे। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको मैनेज करेंगे तो आपकी बहुत सी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी, आपके लोग मैनेज हो जाएंगे, प्रोसेसेस आप डेवलप कर लेंगे, उन पे टाइमली नज़र रख लेंगे। डैशबोर्ड पिक्चर जो है वो अगर किसी CEO के पास या सेठ के पास रात को 10 बजे मिल जाती है, तो उसकी ज़िंदगी का वो सबसे बेहतरीन वो काम होता है जिसपे वो सोच भी सकता है, उसकी बेस पे वो टाइमली डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो प्लीज़ आप रब्ता कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन करना हो या आप कोई जानना चाह रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको मुबश्शिर साहब के साथ कनेक्ट करवा देंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।